सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में किसे 2023 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। तो आंसर होगा क्लाउडिया गोल्डन को। तो क्लाउडिया गोल्डन का नाम याद रखना है, ये अमेरिकी है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और अभी उन्हें महिलाओं के श्रम बाजार यानी कि लेबर मार्केट के परिणामों के समझ को बढ़ाने के लिए 2023 के अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है और इस तरह से वे ये पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला बन गई हैं। और इसी प्रश्न के साथ हम देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार जितने भी क्षेत्रों में दिए जाते हैं वो सारे हम पढ़ चुके हैं और आज मैं यहाँ पे आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा जैसा हमेशा कराता हूँ, क्योंकि आज तो मैं आप लोगों के लिए तोहफा लेकर के आ गया। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पूरे यूट्यूब में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार का ट्रिकी वीडियो मैं आप लोगों को ला करके दूंगा। कल सुबह से लेकर मैं बैठा और रात में 10:42 पे वो वीडियो कंप्लीट हुआ। 11:45 बज गए थे रात के। तो रात में इतनी रात में वीडियो डालना मुझे मुनासिब नहीं लगा, तो फिर मैंने इसको सुबह के लिए प्लान कर दिया। तो आज सुबह 6:30 बजे वीडियो अपलोड हो चुका है। जाकर उस वीडियो को प्यार दीजिए अपना। सच बता रहा हूँ, आप जाकर के देखेंगे वीडियो देखने मात्र से आपको लग जाएगा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अपनी पूरी जान लगा दी उसे बनाने में, मतलब पता नहीं लगा कल का दिन मुझे कि कैसे निकला, एक कमरे में बंद होकर के सुबह से लेकर रात तक। और आप नोटिस कर सकते हो जैसे वो वीडियो खत्म हुआ उसके बाद मैंने थोड़ा भी ब्रेक नहीं लिया और आपकी डेली करंट अफेयर्स में मैं लग गया। मतलब कल सुबह से मैं बैठा ही हुआ हूँ केवल आपकी सेवा में। तो अब बस मुझे इंतजार है कि आप लोग इसे कितना प्यार देते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं। तो वीडियो पसंद आती पहले तो वीडियो जाकर के देखो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। वो सारे नाम आपको याद होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो देखने के बाद फिर आप अपना खेल दिखाना, उसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप में जम के शेयर करना। जैसे मैंने पूरी जान लगाई आप भी पूरी जान लगा देना। अभी बढ़ते हैं आगे। और हाँ, उसकी क्विज भी मैं बना करके अपलोड कर दूंगा। अभी तो नहीं कर पाऊंगा वीडियो, क्योंकि अभी तो मैं अब सोऊंगा, बस डायरेक्ट शाम तक करूंगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए कि नवंबर 2023 में सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये कहाँ पे होगा। तो आंसर होगा अयोध्या में। तो हम बात कर रहे हैं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप 2023 की। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होगा 25 से लेके 30 नवंबर तक। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी आपको याद होगा इस साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भी हुआ था। ये इसका तीसरा संस्करण था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसका आपको याद हो तो मैस्कॉट यानी कि शुभंकर जीतू था, जो रिप्रेजेंट करता है बारासिंगा को, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। और इसमें प्रथम स्थान पे पंजाब यूनिवर्सिटी था। और अभी पहली बार मोटो जीपी रेस का आयोजन भी हुआ उत्तर प्रदेश में, ग्रेटर नोएडा में, जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वहां पे। और आप मुझे बताओ इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा आपका। बाकी तो देखो तीरंदाजी की बात हुई है, तीरंदाजी को पकड़ो। अभी तीरंदाजी से काफी खिलाड़ियों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। क्यों? क्योंकि अभी याद है ना एशियन गेम्स हुए थे 2022 वाला 2023 में हुआ। कौन सा संस्करण था? 19वां संस्करण था। किसने होस्ट किया? चाइना ने। चाइना के हांगजाओ में हुए ये। और उसमें हमने कई बार पढ़ा है कि उसके उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक फ्लैग बियरर थे वो 2 खिलाड़ी थे। कौन कौन? हरमनप्रीत सिंह जो कि मेंस हॉकी टीम के कप्तान है और लवलीना बोरगोहेन जो कि बॉक्सर है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना, अभी जो इसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई यानी कि समापन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक हैं वो कौन बने? वो बने हैं PR श्रीजेश। ये कौन है? ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर है। ये नया पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि उद्घाटन समारोह का तो मैं आपको हमेशा ही बताता हूं, लेकिन अभी ये क्लोजिंग सेरेमनी में बने हैं तो इनका भी नाम ध्यान रखना। PR श्रीजेश इनका नाम है। अब तीरंदाजी की बात करते हैं। एशियन गेम्स में हमने क्या कारनामा किया? तो तीरंदाजी यानी कि आर्चरी में हमने एशियन गेम्स में टोटल 9 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड हमारे पास आए। वो 5 गोल्ड किस किस ने जीते वो खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं टेबल भी आपके सामने लेकर के आया हूं। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नाम, सिर्फ 2-3 नाम याद रख लो। देखो, एक तो ज्योति सुरेखा वेन्नम का नाम याद रखना, इन्होंने अभी वुमेन सिंगल में गोल्ड जीता तीरंदाजी में। और उसी तरह से ओजस प्रवीण का नाम याद रखना, ओजस प्रवीण देवतले नाम है इनका। इन्होंने भी अभी सिंगल्स में गोल्ड जीता है और इन दोनों ने मिलकर के मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड जीता। तो 3 गोल्ड तो यही लेकर के आ गए। बाकी 2 जो गोल्ड आए वो कंपाउंड टीम में आए हैं। उनके भी नाम एक बार देख लो आप। परनीत कौर हो गई, अदिति स्वामी, अभिषेक वर्मा हो गए और प्रथमेश जावकर हो गए। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम ये याद रखना जरूर, कुछ और याद रखो न रखो, ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस प्रवीण देवतले, इनका संबंध है तीरंदाजी से। और इसी तरह से क्योंकि स्पोर्ट्स के प्रश्न आते ही हैं, तो जब भी कोई भी स्पोर्ट्स का प्रश्न आएगा
क्योंकि ऐसे तो देखो एशियन गेम्स में सारा आप एक साथ पढ़ने बैठोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जब भी कोई स्पोर्ट्स का प्रश्न आएगा, जैसे मान लो कोई स्क्वैश टूर्नामेंट का आ गया, क्रिकेट का आ गया, हॉकी का आ गया, कबड्डी का आ गया, तो वहां पे एशियन गेम्स को रिलेट करके मैं वहां पे आपके सामने लेकर के आऊंगा। एक तो ये एशियन गेम के स्टैटिक या जो बेसिक प्रश्न आप बोल दो वो, और जिससे संबंधित न्यूज हमारे सामने आएगी। तो इससे क्या होगा, हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे टुकड़ों में हम चीजों को पढ़ेंगे तो हमें आसान भी लगेगा, मेरा ये मानना है। तो फिर अभी बढ़ते हैं हम आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन का आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आंसर होगा डेविड वार्नर ने। तो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 होस्ट कर रहा है भारत, और यहीं पे अभी ऑस्ट्रेलिया के जो डेविड वार्नर हैं, इन्होंने भारत के खिलाफ खेलते हुए एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अभी उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। और कितनी पारियों में? भाई सबसे तेज है तो कितनी पारियों में बनाया? 19 पारियों में। और इस तरह से उन्होंने सचिन तेंदुलकर और साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स को पीछे कर दिया है। वे दोनों अब दूसरे स्थान पे आ गए क्योंकि उन्होंने 1000 रन बनाने में 20 पारियां खेली थी। वहीं तीसरे स्थान पे सौरव गांगुली और विव रिचर्ड्स हैं, उन्होंने 21 पारियां खेली थी 1000 रन बनाने में। तो मैंने आपको टेबल बना के भी बता दिया जो मैंने बोला है। तो डेविड वार्नर का नाम आपको याद रखना है। थोड़ी सी आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप की बात करें तो इस बार इसका एंथम सॉन्ग क्या था? दिल जश्न बोले, जिसको गाया है प्रीतम ने। और पिछला वाला वर्ल्ड कप ये 2018 में हुआ था, जिसको इंग्लैंड ने जीता था। इस बार वाला भारत में हो रहा है, जिसके अभी ग्लोबल एम्बेसडर बनाए गए थे सचिन तेंदुलकर, और कुछ समय पहले हमने पढ़ा था इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे शाहरुख खान। इसका मैस्कॉट क्या है? क्रिक्टोवर्स। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व डाक दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अक्टूबर को। तो हर साल वर्ल्ड पोस्टल डे के रूप में मनाया जाता है, और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को डाक सेवा के महत्व को लेकर जागरूक करना। और इस बार की थीम क्या है? टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो विश्व डाक दिवस है ये हम 9 अक्टूबर को ही क्यों मना रहे हैं, तो एक्चुअली में इसका आंसर होगा कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है उसकी स्थापना होती है 9 अक्टूबर 1874 में, इसीलिए। और इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखना, बर्न स्विट्जरलैंड में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला पोस्ट ऑफिस ये कब और कहां पे खोला गया था, तो 1774 में कोलकाता में। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। अच्छा, वैसे भारत में जो हम डाक दिवस मनाते हैं, जिसे नेशनल पोस्टल डे बोलते हैं, वो हम 10 अक्टूबर को मनाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था, तो आंसर होगा महात्मा गांधी। और पोस्ट ऑफिस से कुछ याद आ रहा है कि एक करंट अफेयर्स का प्रश्न याद आएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पे खुला? तो आंसर होगा बंगलुरु में। तो ये तो कुछ स्टैटिक पॉइंट हो गए। इसके अलावा याद रखना कि अभी 9 अक्टूबर को ही हम भारतीय विदेश सेवा दिवस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज डे भी मनाते हैं। और वो हम 9 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 अक्टूबर 1946 को भारत सरकार ने भारतीय विदेश सेवा की स्थापना की थी। और विदेश मंत्री कौन है हमारे? सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। तो 9 अक्टूबर को ये 2 दिन हो गए। और जब भी डे वाला प्रश्न आता है उस महीने के सारे डेज में आपको रिवाइज कराता हूं। आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, लेकिन आप खुद से कोशिश करें कमेंट बॉक्स में अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज जो जो आपको याद है वो लिखने की, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अक्टूबर 2023 में अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा गोवा में। तो ये एक मानवीय सहायक और आपदा राहत अभ्यास है, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। इसका नाम चक्रवात है। और 2023 में इसका आयोजन ये हुआ गोवा में 9 से लेकर 11 अक्टूबर 2023 तक। आयोजन किसने किया? इंडियन नेवी ने, भारतीय नौसेना ने। एक्चुअली में 2016 से इसका आयोजन किया जा रहा है, और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स बारी बारी से इसका आयोजन करते हैं। तो इस बार याद रखना, भारतीय नौसेना इसका आयोजन कर रही है। मैंने बता दिया कहां पे? गोवा में। और चक्रवात को इंग्लिश में क्या बोल देंगे हम? साइक्लोन। तो साइक्लोन से आपको याद आएगा कि साइक्लोन 1 नाम का एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो पहली बार हमने किया है। बता सकते हो किस देश के साथ में? इस साल के स्टार्टिंग में किया था। मिस्र यानी कि इजिप्ट के साथ में। कहां पे? राजस्थान में। ये जरूर याद रखना। और वैसे जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज का प्रश्न आता है तो पूरे साल भर के 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं मैं आपको रिवाइज कराता हूं। लेकिन आज मैं रिवाइज नहीं करा पाऊंगा क्योंकि आज वीडियो बनाने में मैं बहुत लेट हो चुका हूं।
लगभग मॉर्निंग हो चुकी है, वरना वीडियो में टाइम पे अपलोड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इसको बनाना ही मैंने लेट चालू किया, 11 साढ़े 11 के आसपास। और वैसे मैं खुद ताज्जुब हो रहा हूँ कि मैं वीडियो कैसे अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ वीडियो बनाने में लगभग 10 से 12 घंटे आराम से लगते हैं मुझे। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया मेरे पास दूसरे चैनल्स की तरह कोई टीम नहीं है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। कंटेंट भी ढूंढना है, टाइप करना है, रिकॉर्ड करना है, एडिटिंग जो भी कुछ होता है वो सब, इसलिए मुझे बहुत टाइम लगता है। इसलिए मेरा पूरा दिन भर आपका रिवीजन वाला वीडियो और ये डेली करंट अफेयर्स वाला वीडियो बनाने में निकल जाता है। बीच में अगर कोई एक्स्ट्रा वीडियो आ जाता है, जैसे अभी नोबेल पुरस्कार का आ गया, तो मेरी पूरी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है और कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। तो अभी हम बढ़ते हैं फिर आगे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस इसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा विवेक अग्निहोत्री। तो आपने जो मूवी देखी होगी द कश्मीर फाइल्स, उस मूवी को डायरेक्ट किया था, उसके डायरेक्टर यही थे विवेक अग्निहोत्री। और इन्होंने अभी अपनी पहली बुक लॉन्च की है जिसका नाम है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। अभी इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया कहाँ पे? लखनऊ में। एक्चुअली में अभी इनकी एक और मूवी आने वाली है जिसका नाम है द वैक्सीन वॉर, और इस मूवी की जो कहानी है वो एक बुक से ली जा रही है। उस बुक का नाम है गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी, और इस बुक को लिखा है डॉक्टर बलराम भार्गव ने। बाकी सोहिली चट्टोपाध्याय अभी द डे आई बिकेम अ रनर नाम से बुक लिखी थी। सोनल गोयल नेशनल कॉलिंग नाम से बुक लिखी, और शुभ्रा गुप्ता इरफान अ लाइफ इन मूवीज नाम से बुक लिखी थी। ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे 2022 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान देने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा उत्तम सिंह को। अच्छा, पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा कि ये सम्मान देता कौन है? मध्य प्रदेश सरकार। तो अभी मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने घोषणा की है कि 2022 के लिए अभी राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा किसे? संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान है 2022 के लिए, ये दिया जाएगा अभिनेता धर्मेंद्र को। और लता मंगेशकर जी से एक प्रश्न आपको जरूर याद आना चाहिए कि 2022 में जो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये किसे दिया गया था? नरेंद्र मोदी को। और अभी 2023 में दूसरी बार किसे दिया गया? आशा भोसले जी को दिया गया। चलो यहाँ पे कुछ और अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करा दूं 2023 में जो हमने पढ़े हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार, ये मिला डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। 2023 का मार्कोनी पुरस्कार, जिसे दूरसंचार का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, इसे दिया गया हरि बालकृष्णन को। 2023 का प्रित्जकर पुरस्कार मिला सर डेविड चिपरफील्ड को। और 32वां व्यास सम्मान 2022 का मिला ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। 2022 के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया शिव शंकरी को, उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। 2023 का एबल पुरस्कार दिया गया लुइस कैफरेली को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को, बुल्गारिया के लेखक हैं ये, इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए मिला। लोकमान्य तिलक पुरस्कार अभी मिला नरेंद्र मोदी को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 ये किस भारतीय को दिया गया ये पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा रवि कन्नन को। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया हमारे आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? याद रखना, 25वें नंबर के। और वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 मिला अभी जम्मू कश्मीर की आलिया मीर को। तो यहाँ पे टॉप 11 प्रश्न मैंने आपको अवार्ड से संबंधित रिवाइज करा, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य के खामती चावल और तांगसा कपड़े को अभी जीआई टैग दिया गया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल और तांगसा कपड़े को जीआई टैग दिया गया है। और अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को, जो कि याक जो अरुणाचली याक होता है उसके दूध से बना एक तरह का पनीर है, उसको जीआई टैग दिया गया था। और अभी जीआई टैग से संबंधित कई प्रश्न आए और हमने 2023 के सारे इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हमने कई बार रिवाइज किए। तो आज हम एक काम करते हैं, अरुणाचल प्रदेश को रिवाइज करते हैं। तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। इसकी कैपिटल क्या होती है? ईटानगर। और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? केटी परनायक। अभी अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की थी। अभी यहाँ पे चचिन चराई महोत्सव मनाया गया था। अभी भारतीय सेना ने बुलंद भारत एक्सरसाइज का आयोजन ये अरुणाचल प्रदेश में ही किया था। और याद रखना, देश का पहला फिश म्यूजियम ये अरुणाचल प्रदेश में ही बनेगा। और अभी अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली किसे घोषित किया गया था? केसर ए हिंद को। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जैसे कि बोमडिला दर्रा हो गया, दीफू दर्रा हो गया, दिहांग दर्रा हो गया, योंगयाप दर्रा हो गया, ये यहीं पे मिलेंगे आपको। और एक प्रश्न बनता है, देखो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है?
दर्रा यानी कि माउंटेन पास, तो इसका आंसर होगा दिहांग। और ये प्रश्न भी बन सकता है, अगर ये पूछा गया तो ये भी आ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो आंसर होगा फिर ये योंगयाप दर्रा। ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, हाल ही में विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 8 अक्टूबर को। तो हर साल 8 अक्टूबर को वर्ल्ड हाइड्रोजन और फ्यूल सेल दिवस मनाया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि इसी मौके पर हमारे नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, उसने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए अनुसंधान और विकास रोडमैप को लॉन्च किया है। और इसके लिए 400 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान भी रखा है। अच्छा, ये भी याद रखना कि ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है। 2030 तक भारत में लगभग 125 गीगावाट के साथ साथ हर साल कम से कम 5 मिलियन मैट्रिक टन की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना। तो इस प्रश्न से याद रखना, विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। बढ़ते हैं आगे। फिर आपसे पूछ रहे भी अक्टूबर 2023 में किस देश ने IORA यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के मंत्री परिषद की बैठक की मेजबानी की, तो आंसर होगा श्रीलंका। तो श्रीलंका ने कोलंबो में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की महत्वपूर्ण मंत्री परिषद बैठक की मेजबानी की, जिसमें हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने भी हिस्सा लिया। और ये इसकी 23वीं मंत्री परिषद की बैठक है। और अब श्रीलंका ये 2023 से 2025 तक इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता संभालेगा। तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन से याद रखना, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मॉरिशस में। इसमें हिंद महासागर से लगे 23 देश इसमें शामिल है, मतलब इसके मेंबर कंट्रीज है 23। और अध्यक्षता इसकी कर रहा है श्रीलंका 2023 से 2025 तक। तो गाइज, आज का करंट अफेयर्स हम इतना ही रखते हैं। और मैंने आज थोड़ा आपका कंटेंट कम ही रखा है क्योंकि लेट होने के कारण। फिर भी अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट कि नोबेल पुरस्कार वाला वीडियो देख लेना। मतलब जितने व्यूज हमारे इस वीडियो में आएंगे, कम से कम उतने व्यूज तो वहां पे होने ही चाहिए, क्योंकि वो तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर आगे उसे अपने दोस्तों के साथ में और अपने स्टडी ग्रुप में आप लोग शेयर कर देना। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। इतना ट्रस्ट तो कर सकता हूँ ना आप लोगों के ऊपर, कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, अपने परिवार हो आप। चलो फिर अभी कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था 19वीं एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता, गोल्ड मेडल। फिर पूछा किस राज्य का पहला तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया, तमिलनाडु। और किसने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की, असम सरकार ने। और ओखला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 47, टॉप पे UAE है। और WHO ने R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी। इसको किसने बनाया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर। और प्रोजेक्ट उद्भव, इसको किसने शुरू किया, इंडियन आर्मी ने। अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम को किसने डेवलप किया, IISc बेंगलुरु। और अभी 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, चेक रिपब्लिक के कैपिटल पराग में। NPCS वरीयता सूचकांक को किसने जारी किया, HDFC पेंशन ने। और इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने। अभी हम कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय क्रूज सेवा भारत और किस देश के बीच शुरू हुई थी, तो आंसर होगा श्रीलंका। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।